Namaskar. Good afternoon. This lecture is very spontaneous and imperative for you all. This lecture actually will discuss about new education policy as per the new economic survey. तो ये भारत सरकार की जो इकोनॉमिक सर्वे आई है, भारत सरकार की इकोनॉमिक सर्वे का ही पूरी पीडीएफ जो होगी भारत सरकार की किताबें का, उस किताब पे मैं इस लेक्चर को कंप्लीट करूंगा। और इसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या कैरेक्टराइजेशंस है, क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करें तो ऐसा क्या क्या उसमें क्वालिटीज के लेकर के गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं, ये सारी चीज़ों को आज हम इसमें चर्चा करते हैं। तो चलते हैं अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर। और आज का जो हमारा सिलेबस है वो हमारा क्वालिटेटिव एजुकेशन का टॉपिक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, विषय वस्तु को रखेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और न्यू एजुकेशन जो हमारी पॉलिसी, आप सभी को पता होगा कि कस्तूरी रंजन जी बनाए हैं, जो इसरो प्रमुख रह चुके हैं। और इसमें हम देख सकते हैं जो हमारे क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल जो गवर्नमेंट की कंसेप्ट है ये क्या है। ये आप देख सकते हैं कि जो आपके सामने पीडीएफ है, एक्चुअली आई हैव बोरोड फ्रॉम सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सर्वे वहीं से मैंने इसे लिया है। और इस सर्वे के आधार पर मैं आपको एक एक पॉइंटों को क्लियर करूंगा जो वेरी इम्परेटिव फॉर यू ऑल, either preparing for PT examination, men's examination, and different either public service, union service और different general examination, सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो अब हम बात करेंगे जो हमारा क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल जो गवर्नमेंट की एक कह सकते हैं एक स्लोगन है। इस स्लोगन के आधार पर यदि देखी जाए तो हम स्टडी कर सकते हैं कि इंडिया विल हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ यंग पीपल। हमें सभी को पता है कि भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है। यंग पीपल सबसे ज्यादा भारत के पास है पूरे दुनिया में यदि देखा जाए तो। ओवर द नेक्स्ट डिकेड, आगे आने वाले जो हमारे दशक होंगे, डिकेड्स होंगे, उसमें भी ये चीजों को देखने को मिलेगा। देयरफॉर our ability to provide high quality education opportunity to them will determine the फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। इसीलिए कहा जा सकता है कि यह हमारी जो एबिलिटी होगी, क्वालिटी होगी, यह इसे प्रोवाइड करना होगा तथा प्रूफ करेगा कि हम हाई क्वालिटी एजुकेशन अपॉर्चुनिटी उनको कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमारे देश की जो फ्यूचर होगी वह फ्यूचर का एक हम स्टेबिलिटी को दर्शाएंगे। और इसी को लेकर के हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू एजुकेशन पॉलिसीज 2020 को लाया। अब इस चीजों को आप देखेंगे तो एक्चुअली दिस वाज द फर्स्ट इनिशिएटिव व्हिच हैज टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट व्हेनेवर न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाज फ्रेमिंग, एक्चुअली द आइडिया, द ओपिनियन व्हिच वर कलेक्टेड फ्रॉम द पंचायत आल्सो ऑफ आवर कंट्री। तो भारत की जितने भी हमारे पंचायत हैं, ये पंचायतों से हम कह सकते हैं कि लोगों से सरकार ने शिक्षा की जो स्ट्रक्चर होनी चाहिए, स्ट्रेटेजिकल फॉर्म होनी चाहिए, इसको लेकर के गवर्नमेंट ने पंचायत स्तर से आप कह सकते हैं उन्होंने आवेदन को आमंत्रित किया या कसर लोगों को विचार, फीडबैक, ओपिनियन को लिया। तो रीजन क्या है, यानी हम कह सकते हैं कि न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो हमारा थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट थी, इस कॉन्सेप्ट को कहीं नहीं उन्होंने ओवरकम करने की कोशिश किया है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं देयर इज अ मेन सो मोटो टू फाइंड आउट द प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल नॉलेज, इट वाज कंप्लीटली फोकस्ड इन दिस एरिया। तो हम कह सकते हैं पूरी की पूरी जो हमारा पॉलिसी हुई, इस पॉलिसी में गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकल, टेक्निकल नॉलेज और ज्ञान और शिक्षा प्रमुख रूप से ध्यान दिया है। तो इस फॉर्म में हम कहें कि प्रोग्रेस इन स्कूल, चाहे हमारा स्कूल हायर स्कूल हो, चाहे हम प्राइमरी स्कूल की बात करते हैं, सही कहीं भी जो हमारा एजुकेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको लेकर के गवर्नमेंट ने कहा कि इसको हम इनरोलमेंट को ऑल लेवल पे हम इसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, और इस डेटा को हम आगे देखेंगे, टेबल 3 में भी देखेंगे। यूडाइस जो 2018-19 के फॉर्म में गवर्नमेंट ने लाई थी, जो हमारा बजट का सबसे फाइनेंशियल था उसमें, और उसमें मुख्य रूप से जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें बात की गवर्नमेंट ने कि हम एलिमेंट्री स्कूल को लेकर के लगभग 9.72 लाख से भी ज्यादा इसको कर देंगे। ठीक है, और इसको गवर्नमेंट ने
इम्प्रूव भी किया सिग्निफिकेंटली कर सकते, इसको महत्वपूर्ण स्थान देते हुए गवर्नमेंट ने इसमें एक बहुत बड़ा फेरबदल भी किया, बदलाव भी किया है। अब इस आधार पर यदि हम देखते हैं तो उनमें से यदि देखा जाए कि 90.2% जो टोटल है वह क्या है, हमारा गर्ल्स है, जिसके पास गर्ल्स टॉयलेट हो गए हैं, ठीक है। 93.7% जो है वो बॉयज टॉयलेट्स हो गए हैं। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि टोटल जो हमारा 9.72 लाख गवर्नमेंट एलिमेंट्री जो स्कूल्स हुए, वहां पर गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी बदलाव किया, जहां पर टोटल परसेंटेज का 90.2% उनमें से जो हुआ लड़कियों के लिए टॉयलेट का प्रावधान किया। लड़कों वाले स्कूल के यदि देखते हैं लगभग 93.7% लड़कों में भी प्रावधान टॉयलेट का फैसिलिटी गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराया है। अब 95.9% जो है यह प्रोविजन रखी गई है कि गवर्नमेंट जो है ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी को भी पूरा किया है और कर रहा है। 88.1% जो है हैंड वॉश करने के लिए फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई। 82.1% जो है ये वॉश वॉश में क्या हुआ, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, हैंड वॉश सारे चीजों को फैसिलिटी को उपलब्ध कराया गया। और लगभग 84.2% जो है वहां पर मेडिकल चेकअप के लिए उपलब्ध फैसिलिटी दी गई है। 20.7% जो है वहां पर कंप्यूटर फैसिलिटी, कंप्यूटर एजुकेशन फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है। 67.4% जो है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का भी फैसिलिटी उपलब्ध कराया गया है। और कह सकते हैं इस तरह के कनेक्शन, यानी हम ओवरऑल कहेंगे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने के पीछे सरकार की जो मेन मोटो है वह है कि जितने भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजुकेशन से रिलेटेड होगी वे सारे चीजों को सरकार यहाँ फोकस करेगी। इस आधार पर हम देख सकते हैं जितने भी बेसिक नीड्स हैं वे सारे बेसिक नीड्स पर भी सबसे पहले गवर्नमेंट की जो है एक नजर है, और चीजों को गवर्नमेंट शुरुआती दौर से हम कह सकते हैं उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रही है। ओवरऑल देख सकते हैं 74.2% जो है वहां पर रैम्स की उपलब्ध करा दिया गया है। 56.5% देख सकते हैं वहाँ बाउंड्री वाल का भी, मतलब स्कूल का बाउंड्री वाल का निर्माण किया गया है। 69.3% हम देख सकते हैं वहाँ प्ले ग्राउंड भी स्कूल में बना दी गई है। 83.8% लाइब्रेरी की उपलब्धि हो गई। 21.5% किचन गार्डन का भी उपलब्ध कराया गया है छोटे छोटे बच्चों के लिए। और 13.9% जो है हम कह सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का भी निर्माण किया जा चुका है। और फाइनली हम देख सकते हैं लगभग 23.6% फैसिलिटी दिया गया है टेस्टिंग ऑफ वाटर, यानी हम कह सकते हैं इस तरह के इनोवेटिव आइडिया को भी क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें हम कह सकते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम होती है इसको लेकर के गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं एक इनिशिएटिव्स के रूप में इसे एक कदम मानते हुए चल रही है। और हम कह सकते हैं कि जो हमारा रोटेन कॉन्सेप्ट जो थी, रटने की जो गतिविधि थी, इस पे बहुत बड़ा हम कह सकते हैं बदलाव करने की कोशिश किया जा चुका है। अब आप देख सकते हैं कि यदि हम 2011 से 12 फाइनेंशियल ईयर में देखें तो उस समय देख सकते हैं कि हमारा प्राइमरी और जो अपर हमारे स्कूल्स थे उसमें मात्र 11.93 लाख ही बच्चे पढ़ रहे थे, जबकि 2018-19 की यदि डाटा गवर्नमेंट के देखा जाए तो लगभग 12.37 लाख जो है बच्चे यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पर भी इंक्रीमेंट यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला है। फिर आप देख सकते हैं कि यदि हम सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में देखें तो जहाँ 2.12 लाख बच्चे थे आपको 2011-12 में, वहीं 18-19 में बढ़कर 2.76% बढ़े। अब देख सकते हैं कि उस समय 2011-12 में भारत में टोटल कॉलेजों की संख्या जो थी वो 34,852 थी, जो 18-19 में बढ़कर 39,931 हो गया। ठीक है। फिर यूनिवर्सिटी की यदि आप बात करते हो तो 2018-19 में जो टोटल यूनिवर्सिटी जहाँ 642 थी वही 18-19 में बढ़कर 993 हो गई। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि शिक्षा को लेकर के जिस तरह से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से गवर्नमेंट जिस तरह से कह सकते हैं कार्य कर रही है, तो यह एक एजुकेशन का एक बहुत बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने में इनकी एक बहुत बड़ा योगदान देखने को मिल भी रहा है। अब इस आधार पे आप देखेंगे तो कुछ और डेटा ऐसे होंगे जिसे हमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने बात किया था डी यू डाइज, तो यू डाइज का मतलब आप देख सकते हैं क्या होता है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। यानी ये इसका आप एक तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में कभी बाय द वे और खासतौर पर नेट जेआरएफ का यदि आप पेपर दे रहे होंगे, सीटेट का एग्जाम देते होंगे तो आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, क्योंकि ये हमारा शिक्षा से रिलेटेड है या एजुकेशन से कोई रिसर्च कर रहे होंगे तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि वह इसकी फुल फॉर्म को जाने कि व्हाट डू मीन बाय यू डाइस एंड व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। इज इट ओके? तो इसका मतलब होता है यू मतलब यूनिफाइड और फिर डाइस मतलब डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस।
ठीक है। तो ये चीजों को भी हमें जानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब कुछ परसेंटेज और लिटरेट्स की देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं 7 साल या 7 साल से अधिक, जिस यहाँ पर हम सोशल और रिलीजियस ग्रुप 2017-18 के जो गवर्नमेंट ने डेटा दिया है, जो भी हमारा फाइनल जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसमें क्या आया है कि एसटी की यदि देखा जाए तो रूरल और अर्बन दोनों में देखिए तो मेल जहाँ 77% है, वहीं फीमेल 61.3% है। एससी में 80.3%, तो फीमेल हमारे हैं 63.9%। ओबीसी में 84.4%, फीमेल है 68.9%। अदर्स 90.8%। और यहाँ ओवरऑल देखा जाए तो टोटल हम देख सकते हैं कि मेल कितने हैं, 84.7% हमारे एजुकेटेड है। ठीक है। कहाँ पर हम देख रहे हैं तो रूरल अर्बन दोनों की हम बात करें, ठीक है। जबकि हम फीमेल की बात करते हैं 70.3% है। कैटेगरी रिलीजियस वाइज देखिएगा तो हिंदुइज्म का मेल 85.1% एजुकेटेड, तो फीमेल 70%। यदि इस्लाम को देखते हैं तो 80.6% मेल क्वालिफ मतलब एजुकेटेड है, जबकि फीमेल क्या है 68.8%। यदि हम क्रिश्चियनिटी में देखते हैं तो 88.2%, यानी सबसे ज्यादा यदि देखा जाए तो एजुकेटेड कौन है, क्रिश्चियन ही है, और फीमेल में 82.2%। फिर हम सिखिज्म का देखते हैं तो 87.3%, तो यहाँ 75.9%। अब देखते हैं टोटल देखते हैं तो इंडिया में तो ऑन द बेस ऑफ यदि हम रिलीजियस की बात करते हैं और पूरी हम यदि रिलीजियस एक कम्युनिटी बेस करते हैं कि इंडियन की हम बात करें, तो वहाँ भी हमारा 84.7% और 70, मतलब हम कह सकते हैं कि इंडिया का मेल जो लिटरेसी रेट है वह 84.7% है, जबकि फीमेल का 70.3% है। इज इट ओके? तो ये आपको समझ में आया होगा। और ये जो है हमारा रिपोर्ट है एनएसएस का, नेशनल सैंपल सर्वे का रिपोर्ट आया है। ठीक है। इसमें जो 2017-18 के जो हमारा सोशल हाउस होल्ड सोशल कंजप्शन एजुकेशन इन इंडिया का जो रिपोर्ट थी, इस आधार पर उन्होंने सारे कह सकते हैं कम्युनिटी जो थे या जो रिलीजियस रिलीजन थे, उस रिलीजन के आधार पर हम कह सकते हैं इन्होंने डेटा को एनालिसिस करके हमारे सामने रखा है। अब इस आधार पर हम कह सकते हैं कि while India has attained a literacy level of almost 95.6% इन द एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री स्कूल, मतलब जहाँ तक हम कह सकते हैं कि जो हमारा एलिमेंट्री यानी जो हमारा प्राथमिक जो एजुकेशन होती है, स्कूल होती है, वहाँ पर जहाँ की हम यदि लिटरेसी रेट की बात करें तो वहाँ 96% से लगभग हो गया है। ठीक है। एंड इट इज स्टिल बिहाइंड द अचीविंग, जबकि हम बात करें तो लिटरेसी 100% पहुंचने के हम लगभग करीब आ रहे हैं। ठीक है, करीब आ रहे हैं आप, लेकिन अभी वर्तमान में 96, मतलब अभी हम पीछे हैं। तो यदि देखा जाए एनएसएस नेशनल सैंपल सर्वे का यदि रिपोर्ट के आधार पर मैं बात करूं, तो जो लिटरेसी रेट हमारा है वो पर्सन ऑफ 7 ईयर्स एंड एबव, 7 साल या 7 साल से अधिक वाले जो हैं, ऑल इंडिया लेवल पर देखा जाए तो लगभग 77.7% ही उनकी टोटल लिटरेसी रेट होता है। 7 साल तथा 7 से ज्यादा, 7 की हम बात करें तो लगभग 77.7% ही हमारे पास लिटरेसी रेट होता है। जो लेकिन यदि डिफरेंस इन लिटरेसी रेट अटेनमेंट अमंग सोशल रिलीजियस ग्रुप की बात करें, यानी सामाजिक और धार्मिक ग्रुप के यदि हम तुलना की बात करें कि उसमें कितनी बड़ी बढ़ोतरी हुई है, घटोतरी हुई है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जेंडर स्टिल परसिस्ट। तो इसके लिए हम नीचे देख सकते हैं, और फीमेल लिटरेसी रिमेन अभी भी नीचे रह गया, जो हमारा एक नेशनल एवरेज लिया गया था सोशियो ग्रुप्स ऑफ एसटी एससी एंड ओबीसी में, जिसमें हम कह सकते हैं कि अभी भी महिलाओं की स्थिति बहुत गंभीर है। और इस आधार पर यदि हम रिलीजन वाइज बात करें, धर्म के आधार पर बात करें, तो हिंदुइज्म एंड इस्लाम ये दोनों ग्रुप में देखा जाए तो महिलाएं अभी भी एजुकेशन में बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। ठीक है। अब एक प्रश्न होता है कि आखिर क्यों, तो आप इससे ये डेटा को पूरा आप देख सकते हैं। खासतौर पर बिहार की पहले अपने बात कर लूँ, तो जहाँ 3 से 5 साल एज वाले की यदि हम देखें तो बिहार में हमारा कितना है 22.0%। ठीक है। 6 से 10 साल की हम बात करें तो हम देख सकते हैं 91.0% एजुकेशन है। 11 से 13% वाला में यदि हम बात करते, 11 से 13 ईयर में बात करें तो 95.4% एजुकेशन दिखा रहा है। और 14 से 17 साल में देखिएगा तो 79.5%, और 18 से 23 वाला में हम यदि देखते हैं तो मात्र देख सकते हैं 24.5% ही ये हमारा डाटा है। और ये जो लिया गया है स्टेट वाइज एज स्पेसिफिक अटेंडेंस रेशियो के आधार पर 2017-18 का हमें डाटा की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हर राज्यों के एक एज ग्रुप होता है, एज ग्रुप के आधार पर यहाँ पर जनसंख्या के लिटरेसी रेट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बांटने का कोशिश किया गया है। अब इस आधार पर हम थोड़ी इस और आगे बढ़ाएं तो गवर्नमेंट ने जिस तरह से ASAR की चर्चा की, ASR जो होती है एज स्पेसिफिक अटेंडेंस रेशियो, यानी एज के आधार पर जो हमारे लिटरेसी रेट की जो चर्चा गवर्नमेंट ने की है, इस पे देखें तो एक मुख्य रूप से
यह दर्शाने की कोशिश करता है कि जो हम बच्चों में जो प्रोपोर्शनल पार्टिकुलर एज ग्रुप ऑफ द अटेंडिंग स्कूल की कितने बच्चे उस लायक हो गए हैं, और लायक होने के बावजूद स्कूल कितने लोग अटेंड कर रहे हैं, कितने स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं, जो उनका एक एज ग्रुप है। इस आधार पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अटेंडिंग स्कूल्स और कॉलेजेस जो होते हैं वो रेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल और द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। लेकिन समस्या है कि जिस रूप में, जिस अनुपात में बच्चों की उपस्थिति स्कूल कॉलेज में नजर आना चाहिए, वो अभी भी देखने को नहीं मिलता है। बड़ा नेगेटिव परफॉर्मेंस है। जबकि बच्चों का जिसका एज 6 से 13 साल के देखा जाए, उन्होंने रिपोर्ट किया कि लगभग 95% और उससे ज़्यादा यदि अटेंडेंस की बात करें तो उनकी है। लेकिन अटेंडेंस रेट इन द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, लेकिन पहले के बचपन जो एजुकेशन होता था, तो उस आधार पर यदि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को देखा जाए तो इन्होंने इम्फेसाइज किया कि लो एंड डाइवर्जिंग आर रेस्पेक्टिव द अचीवमेंट इन एजुकेशन स्टेटस ऑफ द स्टेट्स कंसर्न। तो इसमें राज्यों को अपने अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए, एजुकेशनल स्टेटस को प्राप्त करने के लिए उनको अपने आप को कंसर्न होना चाहिए। कंसर्न मतलब चिंतित होना चाहिए क्या कि इस तरह से भयावह स्थिति क्यों बनी हुई है। इज इट ओके? जबकि हम पंजाब की बात करें तो पंजाब से जो हमें रिपोर्ट प्राप्त हुआ है, तो वहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट अटेंडेंस बच्चों का है, जहां पर 61.6% बच्चे जो होते हैं जिनकी एज 3 से 5 साल तक है, बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए, यानी कह सकते हैं बचपन का जो उनकी शिक्षा होती है, ठीक है, शिशु एजुकेशन जो होता है उसे प्राप्त करने के लिए, जिनकी एज सोच लीजिए 3 से 5 साल का एज का है, वहां पर 61.6% बच्चे स्कूल कर रहे हैं। यह बात है हमारा पंजाब का, इसलिए हम कह सकते हैं पंजाब इसमें सबसे टॉप लेवल पर है। जबकि हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका एकदम लोवेस्ट पोजीशन पर है। अटेंडेंस रेट देखा जाए तो देख सकते हैं आप 18.3% ही इसके पास अटेंडेंस रेशियो है। जबकि 14 से 17 साल एज वाले ग्रुप को, बच्चों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा सेकेंडरी और हायर जो एजुकेशन है उस लेवल पे देखेंगे तो अटेंडेंस रेशियो जो है, अटेंडेंस रेट जो है वो बहुत लो है, बहुत नीचे है कंपेयर टू द नेशनल एवरेज। जो भी हमारे नेशनल एवरेज है उससे कम। और उनमें सबसे ज्यादा स्थिति खराब किसकी है? मध्य प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ, असम, गुजरात, राजस्थान, ठीक है। अब इस आधार पर हम देख सकते हैं कि 18 से 23 साल के एज ग्रुप में यदि दिखेगा तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी बदलाव देखने को मिलेगा, जो स्टूडेंट्स को कंप्राइज करती है पर्सनली हायर एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को भी प्राप्त कर सके, ठीक है। तो इस फॉर्म के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस चीजों को प्राप्त किया जा सकता है। जबकि केरला जो एक हिली स्टेट्स के रूप में आपको देख सकते हैं, इसके पास हाईएस्ट एजुकेशनल रेट आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ पूरे भारत में सबसे ज्यादा अटेंडेंस देने वाला है, सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल जाने वाले केरला के पास हैं। इसके पीछे रीजंस क्या होती है कि स्टेट सरकार को भी इसके लिए बहुत कॉन्क्रीट एंड डिसिप्लिन स्टेप्स उठाना होगा, तभी इस तरह की एक्टिविटीज को हम कर सकते हैं, तभी हम नेशनल लेवल पर एक फ्लैगशिप प्रोग्राम ला सकते हैं। अब देखते हैं कि कहता है कि द एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट, तो सरकार के द्वारा जितने भी प्रकार के इनिशिएटिव्स लाए जाते हैं, एफर्ट्स बनाए जाते हैं, तो उसके पीछे यही होता है कि हम अच्छे से अच्छे एजुकेशन को प्रोवाइड करें, ठीक है। और चाहे वो स्कूल की बात हो, चाहे इंस्टीट्यूशन की बात हो, कॉलेज की बात हो, ठीक है, यूनिवर्सिटीज की बात हो, सारी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स होती है कि गुड क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी को हम आपको स्पॉन्सर करें। और इसके लिए गवर्नमेंट जो होती है इन अफोर्डेबल एंड कॉम्पिटिटिव मैनर आज गिविंग। तो हम कह सकते हैं इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? अफोर्डेबल बनाती है एजुकेशन को, कॉम्पिटिटिव भी बनाती है कि लोग प्राप्त करें। लेकिन गवर्नमेंट जो अनाउंस की है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो इसको हम देख सकते हैं 34 ईयर्स ओल्ड, जो हमारा पुराना 34 साल का पुराना जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 में बना था, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ उसको हमने देखा कि फेरबदल कर दिया, चेंज कर दिया। अब होती है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसका लक्ष्य क्या है? इसकी लक्ष्य है टू पेव द वे फॉर द ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन स्कूल। तो इसकी मुख्य रूप से यही कार्य है कि जो हमारे स्कूल में पहले के जो कह सकते हैं प्राचीन शिक्षा व्यवस्था जो है, पद्धति है, उसमें एक बहुत बड़े बदलाव करना, एंड द हायर एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री, और भारत में एक हायर एजुकेशन सिस्टम का एक सही ड्राफ्ट को तैयार करना। साथ ही साथ कह सकते हैं कि इसकी ये भी लक्ष्य है कि यह स्टूडेंट्स को और रेस्पेक्टिव देयर प्लेसेस जो है ऑफ रेसिडेंस, उसको ये प्रोवाइड कर सकते क्या? तो क्वालिटी एजुकेशनल सिस्टम को ये प्रोवाइड कर सकते, जिससे कि वो स्पेशल फोकस कर सके कि मार्जिनलाइज क्या हो सकती है, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, अनरिस्पेक्टिव ग्रुप्स का, यानी ये सारे चीजों के बारे में वो स्टडी कर सकते, पॉन्डर कर सकते, समझ सके। अब इसको लेकर के गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसी लाया,
बहुत सारे प्रोग्राम्स को लाए, उस सारे प्रोग्राम पे भी हम चर्चा करेंगे। तो खास तौर पे यदि देखा जाए तो स्कूल एजुकेशन जो हमारा हुआ, इसको लिए गवर्नमेंट की प्रोग्राम और जो स्कीम से 2020 से 21 को लेकर के जो आई है, ये क्या क्या इस पे हम बात करें। तो सबसे पहला समग्र शिक्षा लेकर के भारत सरकार ने लाया है। इस समग्र शिक्षा के द्वारा हम एजुकेशन क्वालिटी को देंगे तथा देश की जो हमारा लिटरेसी रेट है इसको हम फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। There is the question that an overarching program for the school education, इसका मुख्य काम है कि हम स्कूलिंग एजुकेशन को क्वालिटी में बदल देंगे। सेक्टर एक्सटेंडिंग फॉर प्री स्कूल टू, यानी क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक की बात किया जा रहा है, और इसको इम्प्लीमेंटेशन भी की गई है विद अ ब्रॉडर गोल। इसके पीछे गवर्नमेंट की बहुत बड़ी लक्ष्य भी है, जिससे कि वो एक इफेक्टिव वे में हम कह सकते हैं कि हमारे स्कूल के एजुकेशन को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, और इसकी टर्म्स होती है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर स्कूलिंग एंड इक्विटेबल लर्निंग आउटकम, कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को पढ़ाई के लिए दें और हम अच्छा से अच्छा उससे आउटकम यानी लर्निंग प्रोग्राम को हम हासिल कर सकें। इसकी विजन जो ये स्कीम के पीछे है, जो समग्र शिक्षा की जो विजन है यानी जो लक्ष्य है, या कह सकते हैं इसकी जो भविष्य सोचा जा रहा है, वह है कि हम इंक्लूसिव और इक्विटेबल जो हमारा क्वालिटी एजुकेशन है उसको हम इंश्योर करें कि हम आपको प्री स्कूल से लेकर के सीनियर सेकेंडरी स्टेज तक जो भी हमारा एसडीजी का प्रोग्राम है, एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का जो प्रोग्राम है एजुकेशन को लेकर, वे सारे चीजों को हम आपको फुलफिल करेंगे। आपको पता होना चाहिए एसडीजी जो रिपोर्ट तैयार होती है, ये हमारा 17 फैक्टर्स के आधार पर तैयार होती है। 17 फैक्टर्स को इसमें स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर इसका मुख्य जो रिजल्ट लेना होता है, आउटकम होता है, जो हमारे न्यू स्कीम है जिसको नाम है समग्र शिक्षा। तो इससे काम गवर्नमेंट कहती है कि हम इन्विसेज करेंगे कि हमारा यूनिवर्सल एक्सेस बढ़े, इक्विटी बढ़े, क्वालिटी ये बढ़े, जिससे कि हम वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस कर सकें। साथ ही साथ गवर्नमेंट कहती है कि वैसे एजुकेशन जो हमें इंक्रीज यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, हमें वो अग्रसर कर सकते हैं, अवेयर करें कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, यानी टेक्नोक्रेट बनिए एंड स्ट्रेनिंग द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। साथ ही साथ जितने भी हमारे पास टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको भी स्ट्रेंथन करें, मतलब उसे भी जोर दे या कह सकते उसे बूस्टअप करे, जिससे कि हम कह सकते हैं जो स्कीम ये जो थी, दिस स्कीम वाज लॉन्च इन 2018 एंड 19 विद द फॉलोइंग मेजर फीचर। कुछ इसमें फीचर्स थे जिसके कारण हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने 2018-19 में इसको लॉन्च किया था। क्या थी? होलिस्टिक अप्रोच टू द एजुकेशन। यदि देखिएगा तो था कि ट्रीट स्कूल एजुकेशन, कि हम स्कूल एजुकेशन में एक बदलाव करें, एक बहुत बड़ी बदलाव करें, जैसा कि कंटिन्यू फ्रॉम द प्री स्कूल जो होती है क्लास 1 से लेकर 12 तक, विथ इंक्लूजन सपोर्ट सीनियर या सेकेंडरी लेवल और प्री स्कूल लेवल्स को इसमें लाया गया। अब जो क्वालिटी एजुकेशन पे गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा फोकस किया, अब प्रश्न बनता है कि जो क्वालिटी एजुकेशन पे हम फोकस करें, इस पर क्वालिटी हम कैसे इनहांस करेंगे, हम कैसे लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो देयर इज द मेन प्रॉब्लम एंड देयर इज मेन सॉल्यूशन आल्सो, दैट इनहांस्ड फोकस ऑन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम क्वालिटी एजुकेशन और लर्निंग आउटकम्स जो है इस पे हम बहुत इसको सुधार करेंगे, जिससे कि हम जब सुधार करेंगे तो इसमें एक इन्हांसमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे कि हम फोकस करते हुए हम 2T को प्राप्त करेंगे। और 2T क्या था कि टीचर्स की क्वालिटी को भी हम सही कर लेंगे और टेक्नोलॉजी को भी हम सही कर लेंगे। और ये दोनों जब हमारा सही हो जाएगा तो हम इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से हम सामने वाले को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो इनहांस हमारा कैपेसिटी जो बिल्डिंग है टीचर्स का और स्कूल हेड्स का, ठीक है, वो सारी चीजों को हम बढ़ाएंगे। फोकस उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेंथ करेंगे किसको, तो टीचर जो हमारा टीचर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च, जो हमारा ट्रेनिंग्स है उसको, फिर DIETS, इसको गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, ऑटोनोमस बनाएंगे, भी आप कह सकते हैं ऑटोनोमस बनाएंगे तथा स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्वालिटी एजुकेशन की जो कॉन्सेप्ट है इसको हम फुलफिल करेंगे, इंप्रूव करेंगे। और इससे क्या होगा कि हमारे जो टीचर्स, जो हमारे सिस्टम की जो पर्सपेक्टिव है, इस पर्सपेक्टिव को भी हम आजमाने की कोशिश करेंगे। तो दीज आर द लाइबिलिटी यू कैन ऑल्सो that government has pondered, government has thought about it. In the final section we can also study that annual grant पर स्कूल जो होती है, ठीक है, इस पे कहा कि हम इसको भी स्ट्रेंथन करेंगे कि आधार जो होगा हमारी स्कूल लाइब्रेरी के आधार पर, ठीक है, जिसमें लाइब्रेरी ग्रांट गवर्नमेंट ने किया कि 5,000 से हम 20,000 तक इसके लिए हम ग्रांट करते हैं। सपोर्ट गवर्नमेंट ने किया, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान को गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, जिससे कि साइंस और मैथ जो टीचिंग होता है और लर्निंग होता है
इसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट या इस चीज़ों को प्रमोट करने से लोगों में एक अवेयरनेस फैल सके। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ने इस एक्टिविटीज़ को भी फुलफिल करने की कोशिश किया है। अब हमारा डिजिटल एजुकेशन पे भी हमने इसमें फोकस दिया। तो डिजिटल एजुकेशन में फोकस क्यों दिया, कारण क्या, तो गवर्नमेंट ने कहा कि इससे हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी इनहांस होंगे यानी बढ़ेंगे, और एजुकेशन जो होगी हमारा स्मार्ट क्लासरूम के साथ हो और इंक्रीज करेगा, इनहांस करेगा, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल होगा। डिजिटल बोर्ड हम रखेंगे, डीटीएच चैनल्स के माध्यम से, आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम कह सकते हैं कि स्कूल को और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, जिससे कि हमारा अपर प्राइमरी और हायर सेकेंडरी लेवल का एजुकेशन को एक सही कर सकते हैं स्ट्रक्चर प्रदान किया जा सके। सपोर्ट उन्होंने दीक्षा को किया। दीक्षा स्टैंड फॉर, आप देख सकते हैं। तो दीक्षा क्या है, दीक्षा एक हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो हमें ऑफर करती है क्या क्या, तो टीचर ऑफर करता है, स्टूडेंट्स को ऑफर करता है, पेरेंट्स इंगेजिंग लर्निंग मटेरियल जो रिलेवेंट होते हैं उसको भी ये कभी क्या करती है, शेयर करता है, ठीक है। जहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह एक स्कूल को प्रिस्क्राइब जो करिकुलम होता है इसे फुलफिल करने की इसकी एक बहुत बड़ा कह सकते हैं योगदान होता है। अब क्या होता है कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्कूल, यानी हम स्कूल को स्ट्रेंथनिंग क्यों करेंगे, तो कहता है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कहता है कि हम मुख्य रूप से जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल जो है सारे लेवल पर उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर देंगे। फिर कहता है कि हम इन्हांस करेंगे किससे भैया, तो ट्रांसपोर्ट जो हमारा फैसिलिटी है उसको भी हम इन्हांस करेंगे, इससे भी सुधार करेंगे, जिससे कि चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास, चाहे बच्चा 1 में पढ़े या बच्चा 8 तक पढ़े, ये दोनों को हम यूनिवर्सल एक्सेस टू स्कूल के साथ हम दोनों को ज्वाइन करेंगे, जोड़ेंगे और पुस्टअप करेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें हुई कि गवर्नमेंट ने कंपोजिट किया कि स्कूल ग्रांट इंक्रीज जो होगी या 14,500 से 50,000, है ना, और फिर हमने देखा कि 25,000 से 1 लाख, एंड टू बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल इनरोलमेंट। यदि स्कूल की इनरोलमेंट अच्छी होती है तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको ग्रांट भी करेंगे, फाइनेंशियल एड विद एटलीस्ट 10% एलोकेशन फॉर स्वच्छता एक्टिविटी। यानी जब स्वच्छता एक्टिविटी रहेगा तो उस आधार पर गवर्नमेंट ने कहा कि हम 10% का एलोकेशन और देंगे, जिससे कि हम स्वच्छ विद्यालय का एक रूप दे सकते हैं, उसको एक फॉर्म कर सकते हैं। अब गर्ल्स एजुकेशन पर भी अलग से गवर्नमेंट का इनिशिएटिव से गवर्नमेंट का अलग से ध्यान रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है जिसको केजीबी भी बोलते हैं, तो यहाँ 6 से लेकर 8 और देख सकते हैं 6 से 12, ये तो है, तो इसको गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको अपग्रेडेशन करेंगे, जिससे कि महिला शिक्षा जो होगी, महिला शिक्षा को हम और ज्यादा बूस्टअप करने की कोशिश करेंगे। फिर हम कह सकते हैं सेल्फ डिफेंस जो हुआ, तो सेल्फ डिफेंस में हम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाई जाएगी लड़कियों के लिए, जो हमारा अपर प्राइमरी के हो सकते हैं या सीनियर सेकेंडरी स्टेज के हो सकते हैं, दोनों इसमें पार्टिसिपेट होता था सेल्फ डिफेंस और लर्निंग प्रोग्राम को स्टडी करेंगे। अपने आप को लर्निंग प्रोग्राम मतलब कह सकते हैं कि आत्मनिर्भरता की जो गुण होगा उसको समझने की कोशिश करें, वो जानने की कोशिश करेंगे। आगे हम देख सकते हैं गवर्नमेंट कहती है कि स्टाइपेंड फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो बच्चों को एक स्पेशल नीड होगी, उनकी जरूरत होगी, उनके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम स्टाइपेंड की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। और गर्ल्स टू बी प्रोवाइड फ्रॉम क्लास 1 से 12, और 1 से 12 तक के लड़कियों को अर्लियर, ये पहले जो था 9 से 12 था, लेकिन गवर्नमेंट ने 1 से 12 तक कर दे, इनको भी स्टाइपेंड सरकार देगी, ठीक है। तो स्टाइपेंड का मतलब कर सकते हैं कि गवर्नमेंट उसको फाइनेंशियल एड देगी, ठीक है, आर्थिक उसकी सहायता प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ, ये जो गवर्नमेंट की शुरू से इनिशिएटिव्स रहा है, इसको भी इन्हांस करने में उनकी मदद मिलेगा। अभी इस आधार पर हम देख सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन जो है एक्ट, इसको इन्हांस करने के लिए गवर्नमेंट ने एक यूनिफॉर्म एलोकेशन लॉ के आधार पर गवर्नमेंट ने जो 400 रुपया देती थी, इसे बढ़ा के 600 रुपया पर बच्चा या पर एनम कर दिया, ऐसे समझिएगा। पर एनम जो 400 रुपया दिया जाता था, अब इसे बढ़ा के गवर्नमेंट ने कहा कि हम 600 रुपया देंगे। तो इससे क्या होगा, एक बच्चों में थोड़ा सा अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एलोकेशन फॉर द टेक्स्ट बुक अंदर आरटी राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जितने भी हमारे टेक्स्ट बुक होते हैं एलोकेट उनको किया जाता है, तो उसको भी बढ़ा दिएगा, जो 150 रुपया था वो 250 हो, जो 250 था 400 रुपया कर दिए पर चाइल्ड एनम, यानी एक एनम में हर बच्चों को, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं क्यूआर कोड को भी इनर्जाइज किया गया, टेक्स्ट बुक को इंट्रोड्यूस किया गया। अब आप देख सकते हैं एलोकेशन जो गवर्नमेंट ने CWSN के लिए किया, CWSN का मतलब क्या हुआ,
चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स जो हुआ, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बढ़ाया कि जो हम 3,000 देते थे अब 3500 रुपया पर बच्चे को पर एनम के रूप से देंगे, तथा स्टाइपेंड जो होगी वह 200 रुपया पर मंथ होगा लड़कियों के लिए जो स्पेशल नीड फ्रॉम क्लासेस 1 से 12, यानी जिनको एक आवश्यक है तो उनको क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक गवर्नमेंट देगी। यानी दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि एजुकेशन स्कॉलर उनको दिया जा रहा है, और कह सकते हैं आप फॉर्म में ये बेरोजगारी जो भत्ता होता है बेरोजगारी भत्ता देने की कोशिश किया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स किया। तो इसको लेकर गवर्नमेंट ने वोकेशनल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लाया जो 9 से 12 की क्लास के लिए इंटीग्रेटेड की गई, और वहां पर बताया गया कि आपका जो करिकुलम होगा साथ ही साथ आपको अपने प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम को भी फुलफिल करना होगा। फोकस गवर्नमेंट ने किया कहाँ, स्पोर्ट्स पर एजुकेशन, यानी फिजिकल जो हमारा एजुकेशन है फिजिकल एजुकेशन पर गवर्नमेंट ने फोकस किया। और फोकस क्या क्या है भैया, तो कहता है कि स्पोर्ट्स जो एजुकेशन होगी खेल कूद की जो पढ़ाई होगी टू बी एन इंटीग्रल पार्ट, यह भी हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है, आंतरिक हमारा पार्ट होगी करिकुलम का। एंड वेरी स्कूल विल रिसीव स्पोर्ट्स, और बहुत सारे बच्चे बहुत सारे स्कूल जो होंगे इस तरह के गेम में उनको इन्वॉल्व कराया जाएगा पार्टिसिपेट कराया जाएगा, जिससे कि कर सके इक्विपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ लगभग 5,000 से 25,000 रुपया हो सकते हैं, जिसमें इनकलकेट एंड इम्फेसाइज रिलेवेंस ऑफ द स्पोर्ट्स, तो उससे रिलेटेड जितने भी होगा वो फुलफिल करेगा। अब आप देखिए कि फोकस ऑन रीजनल बैलेंस, रीजनल बैलेंस जो हमारा है रीजनल बैलेंस में भी क्या क्या फोकस किया। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम बैलेंस एजुकेशन डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात हुआ कि उन्होंने प्रेफरेंस दिया एजुकेशनली बैकवर्ड जो ब्लॉक्स हैं EBB के, उसको उन्होंने प्रेफरेंस दिया। LWE जो हुआ, ठीक है, अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, पूरा डिस्ट्रिक्ट को ही बर्बाद कर रहा था, इसके पे भी गवर्नमेंट ने सोचना चालू किया। स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्ट, फिर कहता है कि बॉर्डर एरियाज एंड द 115 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड बाय नीति आयोग। लगभग एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट का मतलब हुआ महत्वाकांक्षी जिला है, ठीक है। तो महत्वाकांक्षी जिला में के रूप में 115 जिला को लगभग अभी हम कह सकते हैं पहचाना गया है, खोजा गया है, और इसमें नीति आयोग ने आइडेंटिफाई किया है। इसमें गवर्नमेंट के अलग से इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, अलग से पैकेज हो सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला कॉन्सेप्ट जो कहता है कि इसके आधार पर देखा जाए तो समग्र शिक्षा जो स्कीम है यह हमारा नेशनल मिशन को इम्प्रूव कर रहा है, जिससे कि हम हमारा जो लर्निंग आउटकम था यानी रिजल्ट थी ये हमको बढ़ते गया, जिससे कि हमारा एलिमेंट्री लेवल का जो एजुकेशन चाहे इंटीग्रल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जिसको हम निशिता बोलते हैं, ठीक है, तो हो सकता है इसी चीज की हम बात करें। और लगभग 100% आउटलाइन जो अकॉर्डिंग टू द नीड जो थी वो सारे के सारे को प्राप्त होने में सिखाने में करने में, है ना, एक सही थी। लेकिन कोविड-19 के कारण इस पे एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं इफेक्ट देखने को मिला है। अब है पढ़ना लिखना अभियान। अब आपको ये जानना होगा कि पढ़ना लिखना अभियान क्या है, ठीक है। पढ़ना लिखना अभियान जो है गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है क्या। तो पढ़ना लिखना जो अभियान है ये देख सकते हैं आप कि न्यू एंड एडल्ट एजुकेशन, ये खास तौर पे अडल्ट एजुकेशन स्कीम है, एडल्ट आप समझ रहे होंगे, और ये इंट्रोड्यूस किया था फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में किया गया है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने 142.61 करोड़ रुपया का फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया है, या कह सकते इसके लिए अलग से बजट रखा है, जिसका टारगेट है कि हम 57 लाख लर्नर्स को लिटरेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यू कोड है, न्यू स्कीम से बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा पढ़ना लिखना अभियान, तो इस चीजों को आप याद रखेंगे। 2019-20 की यदि हम डेटा को देखें तो इसमें देख सकते हैं जो हमारा MDM का कॉन्सेप्ट है मिड डे मील का, तो इस प्रोग्राम में भी बच्चे को लगभग 11.59 करोड़ बच्चे थे, इसको इसके अंतर्गत कवर करने की कोशिश किया गया था। और इसमें उस बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन क्लास पे इनरोल भी किया गया। फिर हमने देखा कि लगभग 11.3 लाख जो एलिजिबल स्कूल थे उसको इस लाए गए। कोविड-19 जो हमारी थी तो इससे पेंडेमिक हुई जो, तो इसमें हमने देखा क्या कि अंततः गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, हमने डिसाइड किया कि हम फूड ग्रेन्स और दाल्स जो होंगे ऑयल होंगे ये सारे हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट टू द कुकिंग कॉस्ट। तो ये सारे चीज़ों को गवर्नमेंट ने कहा कि जितने भी हेल्पलेस पीपल होंगे
या जरूरतमंद हो उनके बीच हम इस तरह की उपलब्धता करवाएंगे। तो वन टाइम स्पेशल मेजर्स टू एलिजिबल चिल्ड्रन ड्यूरिंग द समर वैकेशन। अब हम देखते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, हम शॉर्ट में फटाफट हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जिस तरह से हम अपने शिक्षा व्यवस्था को विश्व के सामने एक पटल पर रखने की कोशिश कर रहे हैं, प्री स्कूलिंग जो हमारा सेकेंडरी लेवल है, तो वहां पर हमें 100% गवर्नमेंट का कहना है कि हम GER को लगभग 2030 तक इसको प्राप्त कर लेंगे। GER का मतलब हुआ ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि 2034 तक हमारी कोशिश रहेगी कि 100% जो बच्चे घर से निकले स्कूल के लिए, यानी 100% बच्चे स्कूल पहुंच सकें, रजिस्टर्ड जिसका नाम है, उतना बच्चे कम पूरा पूरा पहुंच जाए। उसके बाद गवर्नमेंट ने 2 करोड़ रुपया का, ठीक है, एक स्कूल चिल्ड्रन बनाने के लिए गवर्नमेंट उसको एक पैकेज लाता है, ठीक है, जिसका मेन जो स्ट्रीम होता है वो होता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस एंड एक्सपेंडिंग द ओपन स्कूलिंग सिस्टम, कि हम ओपन स्कूलिंग सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट ला सकते हैं इसको एक्सपेंड करने के लिए। अब हम देख सकते हैं कि 10+2 जो हमारा सिस्टम था इसे समाप्त हो गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो एमफिल थी, मास्टर ऑफ फिलॉसफी, इसको ये भी दोनों समाप्त कर दी गई और इसको एक नए फॉर्म करिकुलर स्ट्रक्चर के आधार पर इसको जोड़ दी, वह है 5334। 5 का मतलब हुआ इसमें मुख्य रूप से जो होंगे 3 से लेकर के 8 साल के बच्चे होंगे, ध्यान दीजिएगा। 3 से 8 साल के जो बच्चे पढ़ेंगे वो कहाँ पढ़ेंगे? फर्स्ट 3 में। दूसरा हमारा जो है, ठीक है, नहीं सॉरी 3 नहीं है, 5 है, 5334 है। तो 5 साल वाला 5 जो हमारा हुआ फर्स्ट, जो हमारा प्रिपेरेटरी जो स्टेज हुआ, इस प्रिपेरेटरी में 3 से लेकर 8 साल के बच्चे होंगे। दूसरा जो हमारा हुआ फाउंडेशनल, वहाँ हम 8 से लेकर के 11 साल तक के बच्चे को वहाँ हम स्टडी कराएंगे। थर्ड हमारा जो हुआ 533, फिर 3 को लेते हैं तो यहाँ 11 से 14 साल के बच्चे हो सकते हैं, और लास्ट जो हुआ उसमें 14 से 18 साल के बच्चे हो सकते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। लेकिन क्या हुआ कि क्लास 10th और 12 बोर्ड जो एग्जामिनेशन होगा इसको और आसान बना दिया गया, जिससे कि जो कोर कॉम्पिटेंसीज हो उसको जांच किया जा सके, rather than मेमोराइज फैक्ट, ना कि उसकी सच्चाई को जाने, उसकी रटें, बल्कि उस फैक्ट्स को जाने और कह सकते हैं उस पर हम सोचने के अवगत करें या सोचने के विचार को डेवलप करें। ये चीज़ों को हम देख सकते हैं। और स्कूल जो हमारा गवर्नेंस है उसको ऐसा सेटअप किया गया है कि उसको बदलाया जा सके। वहाँ पर हम सकते हैं कि न्यू स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क बेस्ड ऑनलाइन एजुकेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन और पब्लिक डोमेन जो था वो पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स के लिए इसको लाया गया। मुख्य रूप से जो ध्यान दी गई, जोर दी गई, वह था फाउंडेशनल लिटरेसी पर और न्यूमेरिसी पर, ठीक है। और किसी भी प्रकार के हम कह सकते हैं कि जो रिजिडिटी होती है उससे इसको अलग किया गया, जिससे कि एकेडमिक स्ट्रीम्स और एक्स्ट्रा करिकुलर जो होती है, वोकेशनल स्ट्रीम्स इन स्कूल जो होती है, ये दोनों के बीच में जो सेपरेशन की भावना होता है इसे समाप्त करने की कोशिश किया जाता है। वोकेशनल एजुकेशन जो हुआ, हम देख सकते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी में लाया कि हम 6 क्लास के बच्चे को ही एक इंटर्नशिप का प्रोग्राम देंगे और इस आधार पर उसको हम वोकेशनल एजुकेशन में इन्वॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। फिर आप देख सकते हैं कि जो टीचिंग जो थी उसको एटलीस्ट हम कह सकते हैं ग्रेड उसको किया 5 टू बी इन द मदर, मतलब 5वां क्लास तक की जो पढ़ाई होगी उसको या तो आप मदर टंग में पढ़ा सकते हैं या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। कोई आप पे कोई बैन बैन नहीं है, कोई आप पे स्ट्रिक्ट नहीं है, जबकि ये पॉसिबल भी हो सकता है। नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज ऑन एनी स्टूडेंट, यानी किसी भी बच्चे पे किसी अलग प्रकार के हम ऐसी भाषाओं का इम्पोजिशन नहीं कर सकते, दबाव नहीं दे सकते जो कि वो उसको लर्निंग करने में, सीखने में उस पर किसी भी प्रकार का हम कह सकते हैं दबाव आ सके और वह एजुकेशन से दूरी बनाए, ऐसे हमें कोई गतिविधि नहीं करनी चाहिए। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि असेसमेंट हम रिफॉर्म्स करेंगे जिसमें 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्राम्स कार्ड खेला जाएगा, ठीक है। ट्रैकिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस फॉर द अचीविंग लर्निंग आउटकम्स, यानी बच्चों को हम कैसे एक सही स्टूडेंटशिप का फॉर्म को कर सकें, उसके लिए अनेकों अनेक प्रकार के असेसमेंट प्रोग्राम भी चलाई जाएगी। और हुआ कि जो न्यू और कॉम्प्रेहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए, इसको पहले देखा जाए तो चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के रूप में देखा जाता था, टीचर एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन के रूप में देखा जाता है। ये सारे चीजों में बदलाव की गुंजाइश आ गई है। 2030 तक जो गवर्नमेंट का मेन कह सकते एजेंडा है वह है कि मिनिमम डिग्री जो क्वालिफिकेशंस होंगे वह टीचिंग विल बी
4 ईयर्स इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री, यानी बीएड डिग्री 4 साल के गवर्नमेंट करने के बाद कर चुकी है कि हम इंटीग्रेटेड कोर्स करवाएंगे। अब देख सकते हैं कि कोविड-19 में हमारा जो एजुकेशन जो स्कूल एजुकेशन, इस पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको देख लेते हैं। तो देखा जाए कि मार्च 2020 में देखा जाए तो ज्यादातर स्कूल जो हुए बंद रहे कोविड-19 पेंडेमिक के कारण, है ना। और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी लग रहे हैं, बच्चे जो थे ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाई करवाया गया। लेकिन बिहार, हमें पता है कि देश की आबादी ज्यादातर अभी भी गाँव में निवास करती है। बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, जिसके कारण एक सही वे में जो नॉलेज होने चाहिए, ज्ञान का आदान प्रदान होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाया। लाइक दैट, तो जो अभी ऑनलाइन जो एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड की गई कोविड-19 के दौरान घर पर ही, वह बहुत सारे एसेट्स या गैजेट्स के आधार पर हुए। तो उन्होंने एक्सेस क्या किया, डेटा नेटवर्क किया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जुड़े, जैसे कंप्यूटर हुए, लैपटॉप हुए, स्मार्टफोन हुए, ये सारी चीज़ों से उन्होंने गेन किया, जिस आधार पर इम्पोर्टेंस जो एजुकेशन का था वो कुछ इसको उपलब्ध करने में अपने आप को एलिजिबल भी रहे। और ड्यू टू डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जो थी, एक रिमोट वर्किंग प्रोग्राम भी थी, इस आधार पर भी लोग जुड़े। जैसा कि हम कह सकते हैं, जो एनुअल हमारा जो स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट का ASER 2020 में आया वेब 1 रूरल एरिया का, उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2020 में जो रिलीज डेटा हुई है, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ इनरोल्ड जो चिल्ड्रेन है, खासकर गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में, वे ओविंग करते हैं कि उनके पास भी स्मार्टफोन हो जाए। इनकी इनॉर्मसली फ्रॉम 36.5% जो 2018 में मात्र 36.5% इनॉर्मसली हम कह सकते हैं उनके पास था, यह बढ़ करके 61.8% 2020 में हो गया। यानी कह सकते हैं कि कोविड-19 के दौरान शिक्षा को अवेलेबल बनाने के लिए लोगों ने स्मार्टफोन का सबसे ज्यादा परचेजिंग किया। इज इट ओके? और ये कहाँ हुआ भैया? तो इन रूरल एरिया में हुआ, एक ग्रामीण परिवेश की मैं बात कर रहा हूँ। यदि इसको अच्छे तरह से यूटिलाइज किया गया तो हम बता सकते हैं कि रिजल्टेंट होती है इसमें, उनका सर डिजिटल डिवाइस या डिवाइड जो होती है रूरल और अर्बन का, इसमें बहुत कम हम का रिड्यूस करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है। और चाहे वो हमारा अर्बन का हो, जेंडर का हो, एज का हो, इनकम ग्रुप्स का हो, ये सारे जो इनक्वालिटीज हमारा एजुकेशन आउटकम्स में है, इसे हम बहुत कम करने की कोशिश करेंगे। और यह हमारा प्रोसेस को क्या करेगी, सक्षम बनाएगी, इनेबल करेगी, जिससे कि हमारी गवर्नमेंट जो होगी इम्प्लीमेंट करते रहेगी बहुत सारे इनिशिएटिव्स को, जिससे कि हम अपने एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाएं, जो कि हर बच्चों को इस पैंडेमिक ऐसे भी महामारी यदि आए तो हम उनको एजुकेशन से दूर न रख सके। इस आधार पर यदि डेटा आप देखते हैं तो आप डेटा से भी बहुत कुछ एनालिसिस कर सकते हैं कि यदि हम इसमें देखें तो एज 5 से 14, 15 से 29 साल के जो है उनके पास एबिलिटी है ऑपरेट कंप्यूटर करने की और एबिलिटी टू यूज इंटरनेट, ये 2017-18 की डेटा है। तो यदि हम रूरल एरिया की बात करते हैं तो देख सकते हैं मेल और फीमेल के डेटा। ठीक है। तो टोटल आप इस डेटा को समझ सकते हैं। ये जो हमारा है, ये मैं ब्लू वाला की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ब्लू वाला जो है वो 5 से 14 साल के लिए, और एज यदि हम बात करें ब्लैक वाला का तो 15 से 29 साल का है। इज इट ओके? तो ये डेटा है, और ये भी डेटा जो है हमारा NSS का है, नेशनल सैंपल सर्वे का डेटा है। लास्ट उसके बाद देखते हैं डेटा, तो ये हमारा रूरल अर्बन के बीच में जो कंप्यूटर इंटरनेट फैसिलिटी जो उपलब्ध कराई गई थी, तो क्वांटाइल क्लास ऑफ यूजुअल जो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर होती है, उस आधार पर इस डेटा को लाया गया है। तो इस डेटा से भी आप समझ सकते हैं। अब इसके अलावा हम कह सकते हैं इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कूलिंग शिक्षा और बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए कोविड-19 के दौरान जो लिया गया, वो सारे क्या है। तो इसमें सरकार ने लाया PM ई विद्या, ये हमारा एक कह सकते हैं पोर्टल हुआ। तो यही जो इनिशिएटिव थी ये अनाउंस किया गया खासतौर पे स्कूल और हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। अंदर था ये आत्मनिर्भर भारत जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मई 2020 में जो लॉन्च की थी, उसके दौरान आप कह सकते हैं कि PM ई विद्या करके ये पोर्टल को लॉन्च किया गया था। यह बहुत बड़ी कह सकते हैं गवर्नमेंट की इनिशिएटिव थी, जो कि यूनिफाई करती थी और एफर्ट्स रिलेटेड टू डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर एजुकेशन, कि आप ऑनलाइन डिजिटल जो एजुकेशन लेना चाहते हैं उसके लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि साइट रहा, जो मल्टी मोड में लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, और साथ ही साथ कह सकते हैं कि एजुकेशन इक्वालिटी जो होती है वहां तक एक्सेस करने में मदद किया छात्रों को, टीचर को, दोनों को। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस तरह से 4 PM ई विद्या कंपोनेंट्स जो थे वो स्कूल प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। पहला था वन नेशन वन डिजिटल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर,
तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले इसके अंतर्गत जो लाया वो 4 फॉर्मूला है। उनमें पहला जो था वह था वन नेशन वन डिजिटल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी एक राष्ट्र एक डिजिटल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इसके अंतर्गत हम कंपोनेंट्स के अंतर्गत कर सकते हैं जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज थे वे सारे को एक्सेस की गई कि वो सिंगल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज कर सके। और इसी में हमने देखा दीक्षा, ठीक है, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर यानी बेस पर काम करती है, हाईली बहुत ज़्यादा स्केलेबल है और कसरत बहुत ज़्यादा एक्सेस होती है वेब पोर्टल के द्वारा, मोबाइल एप्लीकेशंस के द्वारा। और ये हमें प्रोवाइड क्या करती है, एक्सेस टू ए लार्ज नंबर ऑफ करिकुला। ये हमें बहुत बड़ी करिकुला को भी प्रोवाइड करता है, जो एक ई कंटेंट प्रोवाइड करती है, बहुत सारे यूजेस हमें प्रोवाइड करती है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, क्यूआर कोड एनर्जी जो बुक्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो हमें प्रोवाइड होती है, अनेक प्रकार के टीचरों की कोर्स होती है, क्विजेस होते हैं, ये सारी गतिविधि जो होता है हमें प्रोवाइड करता है। उसके अलावा हम कर सकते हैं दीक्षा जो है यह एक्सपीरियंस इससे हुआ कि लगभग 800 से भी ज्यादा 800 करोड़ से भी ज्यादा जो था ये लॉकडाउन में हिट कर गया। इस आधार पर हम अप्रैल 2020 में, ठीक है, विद्या दान जो पोर्टल लॉन्च किया गया था दीक्षा के अंतर्गत और दीक्षा पर, ठीक है, तो यह एक नेशनल कंटेंट कंट्रीब्यूशन प्रोग्राम चलाई गई थी जिसमें हम कह सकते हैं कि दीक्षा से जितने भी लेवरेजेज प्लेटफॉर्म थे वो सारे इसको जोड़े गए। और हम कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन डोनेशन ऑफ जो ई लर्निंग रिसोर्सेज थे उसको यहाँ पर उपलब्ध कराया गया, कह सकते हैं परमिट दी गई, जिससे कि स्कूलिंग जो एजुकेशन होता है या एजुकेशनल जो बॉडीज होते हैं, प्राइवेट बॉडीज हुए, इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स हुए, ये सारे को एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की कोशिश किया गया। अब वन क्लास वन टीवी चैनल थ्रू स्वयं प्रभा टीवी चैनल एक सेकंड प्रोग्राम लाया गया आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत। तो इसमें क्या हुआ, स्वयं प्रभा जो डीटीएच था, ठीक है, तो यह चैनल जो इसका मतलब क्या हुआ, कह सकते हैं कि हम सपोर्ट करेंगे आपको जिससे कि आप वहां तक पहुंच बना सकें। हु डू नॉट हैव द एक्सेस टू इंटरनेट, जिनके पास इंटरनेट की सेवा नहीं है, पहुंच नहीं बना पा रहे, उनको पहुंच बनाने की सेवा प्रदाता कह सकते हैं। एंड 12 चैनल्स आर डिवोटेड, इसमें 12 चैनल को डिवोट किया गया जिसमें टेलीकास्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम को लाया गया, सबसे महत्वपूर्ण बात हुई। और इसमें हमने क्या किया कि जो हमारे स्कूल एजुकेशन थी इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में इसमें लाई गई। एंड द पायलट बेटा इसमें जो हुआ तो बेटा वर्जन हैज बीन लॉन्च इन अक्टूबर 2020, अंत में 2020 के अक्टूबर में गवर्नमेंट ने बेटा वर्जन का इसको लॉन्च प्रोग्राम कर देती है। सी जो था हुआ वो एक्सटेंसिव यूज ऑफ रेडियो, ज्यादा से ज्यादा हम रेडियो का यूटिलाइज, जैसा कि प्रधानमंत्री का भी रेडियो प्रोग्राम आता मन की बात, कम्युनिटी रेडियो एंड पॉडकास्ट। ये क्या है, तो रेडियो जो ब्रॉडकास्टिंग होती है इसको कैसे बच्चों के द्वारा बच्चों के लिए यूज किया जाए रिमोट एरियाज में, भारत के जो एकांतता या का दूरस्थ जो क्षेत्र है वहां के लिए बात हो रही है, वो आर नॉट ऑनलाइन, जिनके पास ऑनलाइन की सेवा नहीं है। इसमें हमने देखा 303 यानी 303 पीसेज ऑफ करिकुला बेस्ड जो रेडियो प्रोग्राम्स थे उसको क्लास 1 से लेकर के 8 के बीच में इसको प्रोड्यूस किया गया, जो CIET NCERT के अंतर्गत इसको किया गया। डायमेंशनल की बात करें, ब्रॉडकास्ट की बात करें तो 12 ज्ञान वाणी FM रेडियो स्टेशन से इसको किया गया, जिसमें हमने देखा कि 60 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन थे। उसके बाद हम देखा कि आई रेडियो और जियो सावन मोबाइल एप्लीकेशन जोड़ा गया, 289 कम्युनिटी रेडियो सेक्शंस को जोड़ी गई और इसको हमको से यूटिलाइज किया गया ब्रॉडकास्ट कंटेंट के रूप में NIOS ग्रेड 9 से 12 के रूप में। एक पॉडकास्ट को देखा जाए तो CBSE ने इसको कहा शिक्षा वाणी के रूप में इसको नाम दिया, जो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली प्रयोग किए गए लर्नर्स के द्वारा जो ग्रेड 9 से लेकर 12 के बीच में थे, इन्होंने इसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। क्या, तो इसमें जो कंटेंट्स के रूप में थे लगभग 430 पीसेस से भी ज्यादा कर सकते हैं ऑडियो कंटेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट ग्रेड 9 से 12 के लिए यहाँ पर उपलब्ध कराए गए थे। तो यह कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं बहुत डिजिटली इसको स्ट्रॉन्ग की गई, इससे जुड़े। फिर हम डिफरेंटली एबल्ड के लिए गवर्नमेंट ने लाया कि एक DTH चैनल्स लाई जो एक ऑपरेटेड होती थी, ठीक है, ऑफिशियली फॉर द हियरिंग, जिनके पास हियरिंग प्रॉब्लम होती थी वैसे स्टूडेंट के लिए साइन लैंग्वेज बेस्ड प्रोग्राम लाया गया, जो कि वो विजुअली और हियरिंग इम्पेयर्ड जो स्टूडेंट्स थे वह स्टडी मटेरियल्स के आधार पर अपने डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ साथ अपने आप को डेवलप कर सकें। और हम कह सकते हैं कि साइन बेस्ड जो लैंग्वेज था उसको पकड़ सकें। दोनों अवेलेबल थी, NIOS वेबसाइट पर भी, यूट्यूब पर भी थी। 25 NCERT टेक्स्ट बुक्स वहां पर उपलब्ध कराए गए और वहां कन्वर्ट भी किया गया इनटू डेसिव फॉर्मेट में इसको किया गया।
अब हम कुछ डेटा की बात करते हैं। तो स्वयं मुक्स फॉर ओपन स्कूल्स एंड फ्री सर्विस एजुकेशन में हमने देखा कि ऑनलाइन मुक्स जो कोर्सेज जो हमारा NIOS से रिलेट करता है, उसमें ग्रेड 9 से लेकर 12 ओपन स्कूलिंग के प्रोग्राम को देखा, जहां पर देखने को मिला कि अपलोड लगभग स्वयं पोर्टल पर इसको किया गया। लगभग 92 कोर्सेज, अराउंड 92 कोर्सेज को वहां पर शुरू की गई। लगभग 1.5 करोड़ स्टूडेंट जो थे इसको इनरोल किया स्वयं बुक्स के अंतर्गत। फंडिंग सपोर्ट फॉर डिजिटल इनिशिएटिव में क्या हुआ कि मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ कोविड-19, यानी कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए लगभग 818.17 करोड़ जो है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में एलोटेड किया गया, जिससे कि हम ऑनलाइन जो लर्निंग होती है इस प्रोग्राम को हम प्रमोट कर सकें, जिससे कि वो चाहे डिजिटल हमारा इनिशिएटिव्स हो। और उसमें हमने देखा कि 267.86 करोड़ ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम किया गया, जिससे कि वो इंश्योर हो सकें कि कंटिन्यूअसली हमारा जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स अंदर जो समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत है वो भी इससे एम्पावर्ड हो सके। अब नेशनल रिपोजिटरी और ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज की यदि हम बात करें तो NROER के अंतर्गत देख सकते हैं एन ओपन स्टोर हाउस। यह एक एकदम ओपन स्टोर हाउस है जहां पर हम कह सकते हैं ई कंटेंट हमें उपलब्ध हो जाती है। लगभग 17,500 पीसेज ऑफ ई कंटेंट जो थी वहां पर उपलब्ध कराई गई, जो बहुत सारे स्कूल के जो सब्जेक्ट्स थे, ग्रेड्स थे, वे सारे के लिए वहां पर उपलब्ध कराया गया। प्रज्ञता गाइडलाइंस एक डिजिटल एजुकेशन लाई गई। वह डेवलप जो किया गया था उसका जो मूल फोकस थी वह ऑनलाइन ब्लेंडेड डिजिटल जो एजुकेशन थी स्टूडेंट्स के लिए, इसको किस तरह से ब्रॉडकास्ट किया जाए, कैसे उपलब्ध कराया जाए, इस पे काम की गई थी। जो कह सकते हैं प्रेजेंटली होम ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द स्कूल से हमें अभी भी उपलब्ध होता है। अब हम देख सकते हैं लास्ट हमारा जो प्रोग्राम्स आया इसके आधार पर आप देख सकते हैं इसमें क्या हुआ। तो फाइनली जो हमारा जो कंक्लूजन का पार्ट की ओर जा रहे हैं वह हमारा हुआ मनोदर्पण। मनोदर्पण क्या है? तो मनोदर्पण एक इनिशिएटिव थी जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए लाया गया था, ध्यान देंगे। और इसको इंक्लूड ही किससे किया गया? आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इसको लाई गई। और यह भी एक ऐसा पार्ट था जो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल को एम्पावर तथा स्ट्रेंथ करने के लिए बात हुई, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी जो उनकी एफिशिएंसी थी रिफॉर्म्स करने का, उसमें एक बहुत बड़ा इंक्रीज किया जा सके, जिससे कि वो अपने एजुकेशनल सेक्टर को एक सही पैमाने पर बढ़ा सके। तो एक्चुअली दीज आर द पार्ट बाय विच वी हैव स्टडी ऑल अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसीज और डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैज बीन टेकन बाय अवर गवर्नमेंट। और अभी हमने देखा कि अभी इस पे और क्या क्या करनी होगी। तो डिफरेंट चैलेंजेस, डिफरेंट इनिशिएटिव्स और डिफरेंट रिफॉर्मेशन, कंट्रीब्यूशन, और सारे चीजों को हमने इसमें देखा। फिर इसी तरह कोई अगले टॉपिक लेकर के आएंगे जो मेंस के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा।